हाय एवरीवन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देख रहे थे हम लोग इस चैप्टर में, और उसमें से लास्ट लेक्चर में फ्री रेडिकल्स को करे थे हम लोग। आज अभी इस लेक्चर में जो है हम लोग कार्बिन्स को देखने वाले हैं। कार्बिन्स बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन हाँ उतना अनकॉमन भी नहीं है कि एग्ज़ाम में ना आता हो, आता है कभी कदार। और 11-12 में कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बिन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कार्बिन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। और एक तो बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन। पढ़ोगे क्लास 12 में पढ़ना है इस रिएक्शन को, रीमर टीमैन रिएक्शन, जो कि पूरी तरह से इस इंटरमीडिएट पे आधारित होता है। देखेंगे उसे हम लोग। अब यह कार्बिन है क्या, तो मतलब यहाँ से भी निकालोगे यदि कार्बोकेटायन कार्बेनायन के जैसा, तो समझ में आ जाना चाहिए, समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि ये हुआ कार्बन और ये EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड जैसा कुछ नहीं होना है, डबल बॉन्ड जैसा यहाँ कुछ होगा नहीं, तो फिर क्यों नाम पड़ा, देखते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन इसका कि द न्यूट्रल डाइवैलेंट केमिकल स्पीसीज या कार्बन स्पीसीज, हाँ, द न्यूट्रल डाइवैलेंट केमिकल स्पीसीज in which a carbon atom is bonded to two monovalent atoms and contain two non-bonding electrons are called कार्बिन्स। कई वर्ड्स हैं इनमें जिनका मतलब समझेंगे हम लोग। न्यूट्रल, सबसे पहला बात यहाँ न्यूट्रल स्पीसीज है, माने इसके पहले जो हम लोग फ्री रेडिकल पढ़े थे उसी के जैसा न्यूट्रल है। कार्बोकेटायन और कार्बेनायन के जैसा ये चार्ज्ड फॉर्म नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। डाइवैलेंट केमिकल स्पीसीज कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह जो एटम है जिसे हम लोग कार्बिन कंसिडर करेंगे, वह कोई दो एटम से जुड़ा होगा, इस तरह का होगा। जैसे जनरली कार्बन ही स्पीसीज होगा तो इस तरह का कार्बन होगा जो दो ही बॉन्ड बनाएगा। हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बिन में याद रखोगे कि कार्बन एक बाइवैलेंट एटम होगा, 2 बॉन्ड वहाँ बनाए रहता है कार्बिन में। और वह जो दोनों बॉन्ड बनता है वो कोई मोनोवैलेंट एटम से बनेगा। मतलब ये नहीं कि कार्बन दोनों बॉन्ड एक के साथ बनाए, ऐसा नहीं, ये 2 स्पीसीज के साथ अलग अलग बनाएगा, तब समझ रहे हो ना। डाइवैलेंट मतलब कि 2 बॉन्ड बनाएगा। अब 2 बॉन्ड तो सेम एटम के साथ भी बन सकता है, तो ऐसा वाला केस नहीं है, वो दोनों कोई मोनोवैलेंट एटम से जुड़ेगा, ऐसा इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे स्पीसीज के पास कह रहा है कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 1 पेयर हुआ। तो सारा बात तो क्लियर ही हो गया कि कार्बन स्पीसीज डाइवैलेंट, और डाइवैलेंट मतलब कि दोनों मोनोवैलेंट एटम से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड, और साथ में साथ कह रहा है कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह से होंगे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही स्पीसीज को हम लोग कहने वाले हैं कार्बिन। पूरा बात क्लियर हो गया कि उस तरह के न्यूट्रल डाइवैलेंट केमिकल स्पीसीज जिनमें एक कार्बन 2 मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा होता है, और उस कार्बन के पास जो कि 2 मोनोवैलेंट एटम से जुड़ता है, उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे केमिकल स्पीसीज को हम लोग कार्बिन्स के नाम से जानते हैं।
बेसिकली इसे जो है हम कहते हैं मिथाइलिन, जो सिंपलेस्ट है कार्बन, मिथाइलिन कहते हैं इसे, कि कार्बन है और कार्बन यहाँ 2 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसे मिथाइलिन कहते हैं। जैसे अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग इथाइलिन कहते हैं, तो इसमें से एक CH2 को केवल क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। और उसी मिथाइलिन में यदि हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को जानें कि ये इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल्स में है, अलग में है, तो फिर उसे हम कार्बिन की कैटेगरी में रख लेते हैं। अब कोई जरूरी नहीं हो कि यहाँ हमेशा हाइड्रोजन ही हो, कोई दूसरा स्पीशीज भी हो सकता है, जनरली क्लोरीन होता है, ऐसे इस तरह से। तो यह मिथाइलिन डेरिवेटिव हो गया, इससे हम कहेंगे मिथाइलिन डेरिवेटिव या फिर डाइक्लोरोकार्बीन या फिर डाइक्लोरोकार्बीन, ऐसा मिथाइलिन डेरिवेटिव या फिर डाइक्लोरोकार्बीन। तो मिथाइलिन इथाइलिन के जैसा कंपेयर करके लिखा गया है और इथाइलिन ओरिजिनली अल्कीन के लिए लिखा गया है, इसलिए इसमें हम लोग कार्बीन में ENE की चर्चा कर लेते हैं, बाकी है कुछ नहीं इसमें। जनरेशन की बात करें कि किस तरह से बनते हैं ये कार्बिन्स, तो कुछ स्पेशल रिएजेंट्स हैं, कुछ स्पेशल रिएक्शंस होते हैं जिनमें इस तरह के कार्बिन का जो है फॉर्मेशन हो पाता है। सिलेक्टेड है कुछ ही, जैसे कोई साइक्लोप्रोपेन सिस्टम हो 3 मेंबर रिंग, तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन है। जेनरेशन ऑफ कार्बिन्स, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स। 3 मेंबर का रिंग हो साइक्लोप्रोपेन, उसका कोई डेरिवेटिव हो, तो जैसे इस तरह का कोई सिस्टम है, मान लो यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल साइक्लोप्रोपेन कहेंगे इसे हम, फिनाइल साइक्लोप्रोपेन। थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, हीट फिर कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब यहाँ लाइट ले लोगे तो फिर इसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या इसी को फोटोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस मैंने टूटना, और ये थर्मोलाइसिस हो जाएगा, थर्मोलाइसिस हो जाएगा। पहले बता चुके हैं कि जितना छोटा रिंग हो उतना ही वह स्ट्रेंड होता है, हाईली स्ट्रेंड, तनाव में होते हैं ऐसे रिंग। और वजह हम बताए थे कि चूंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये एक्चुअल में एंगल होता है 60 डिग्री। तो कहाँ 109 डिग्री एंगल होना चाहिए था और कहाँ 60 डिग्री है लगभग 50 डिग्री एंगल कम है। तो वे ग्रुप कितने नज़दीक होंगे और कितने स्ट्रेंड में होंगे, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो व्यक्ति दिन में 5 बार खाना खाते हो या खाता हो, उसको आप पिछला 10 दिन से भूखे रखे हो, तो सोचो कितना तनाव में होगा व्यक्ति, कि आदत उसको ज़्यादा का है और तुम इतना कम कर दिए हो कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उस केस में तो और टूट जाएगा,
हैं। तो ऐसे यहाँ रिंग में है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एंगल शुड बी 109 डिग्री, लेकिन है 60, काफ़ी कम है, लगभग 50 डिग्री एंगल कम है। तो जितना एंगल होना चाहिए उससे कम दे रहे हो तो स्ट्रेन में रहेगा, रिंग में तनाव होगा, टूट जाना चाहेगा ये। और टूटने के लिए चाहिए एनर्जी, तो हीट के फॉर्म में देंगे तो थर्मोलाइसिस, और लाइट के फॉर्म में यदि देंगे तो कहलाएगा फोटोलाइसिस। इसी को स्ट्रक्चर से देखोगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन दिखा करके, तो ऐसे हो जाएगा ना, CH2 है, CH, यहाँ फिनाइल मतलब कि बेंजीन रिंग लगा हुआ है ऐसा, फिर यहाँ भी CH2 है, इस तरह से। ऐसी का फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस करने वाले हम लोग। तो सिंपल सा चीज़ है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, यहाँ भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। CH देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, किधर से, बीच में एक बॉन्ड और बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ही गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से भी गया, तो जाएगा CH2 ऐसे। दिस इज मिथाइलिन, जिसे हम कार्बिन कह रहे हैं ऐसा। तो पहला तरीका तो ये हो गया जनरेशन का। दूसरा यही चीज़ है, बाई थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस ऑफ डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन का थर्मोलाइसिस माने हीट के प्रेजेंस में उसको तोड़ा जाए, या फोटोलाइसिस लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा जाए, तो वहाँ से भी जो है कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखिए ज़रा, डाइएजोमीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये माइनस और इस पे प्लस ऐसा। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो डाइएजो है तो 2 नाइट्रोजन, मीथेन मतलब 1 कार्बन। ठीक है, यहाँ से इसको यदि हम लोग लाइट या हीट के प्रेजेंस में ही करें, ई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ई जाएगा इसके पास, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N, एक ही लोन पेयर बचेगा, प्लस जैसे था वैसे रहेगा, यहाँ इस पर आ जाएगा माइनस। क्योंकि कार्बन का भी 4 बॉन्ड है ना, 2 इधर 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ अपना वैलेंस का, लेकिन अब 5 हो जाएगा, 1 इस बॉन्ड में, 2 इधर 3 और 2 हाइड्रोजन के साथ 5। और अब फाइनली से मतलब यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा। बता चुके हैं इस चीज़ को, पहले भी डील किए हैं कभी। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल, वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल, एक तो गैसियस है, एक बहुत स्टेबल है। तो यहाँ से बचेगा फिर CH2 और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, बस तो बचेगा क्या, CH2 और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो है कार्बिन, मिथाइलिन जिसे कह रहे हैं। तो डाइएजोमीथेन वाले कंपाउंड बेसिकली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। रीजन है डबल बॉन्ड का होना, यहाँ जल्दी टूटते नहीं हैं, तो हाई टेम्परेचर देना होगा या हाई एनर्जी का लाइट देना होगा, तो इस तरह से बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। और ये पूरे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स हुआ फॉर्मेशन ऑफ दिस N2, जो कि गैसियस नेचर का है और बहुत स्टेबल है। और वैसा कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके दरमियान एक गैसियस स्टेबल मॉलिक्यूल बने, गजब का फेवरेबल होता है उस टाइप का रिएक्शन। तो मुश्किल है लेकिन होता है, मुश्किल है डबल बॉन्ड के चलते, और होता इसलिए है क्योंकि एक स्टेबल चीज़ बनता है वहाँ से ऐसा। एक और तरीका है कार्बिन बनाने का, एक तरीका और है, बाय
एक्शन ऑफ a strong base on क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन यदि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से हो तो वहाँ से भी फ्री रेडिकल कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, और यही यूज होता है रीमर टीमन रिएक्शन में जो बताए थे। रीमर टीमन रिएक्शन का रिएजेंट यही है क्लोरोफॉर्म, यही प्रोसेस वहाँ इन्वॉल्व होता है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। अब पहले तो इस क्लोरोफॉर्म का कहानी सुन लो कि क्या है इसका इतिहास, क्या है कहानी। कार्बन से जुड़े हैं 3 क्लोरीन, तीनों गजब के इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का ज़्यादा है, तो उस वजह से ये इंडक्टिव के थ्रू ही सही लेकिन इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेंगे भाई कार्बन का। और जब यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले 3 ग्रुप आएंगे तब तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, ले ही लेगा, ऐसे ले ही लेगा, धीरे धीरे नहीं विड्रॉ करेगा, ले लेगा डायरेक्ट से, तो फंसेगा तो हाइड्रोजन। तो इसी हाइड्रोजन को तो बचाने के लिए हम लोग बेस ला रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस NH2 माइनस, या कोई अल्कोक्साइड ले सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ऐसा कोई भी बेस। तो इसमें से कोई बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को पना दे देगा। बेस मतलब जो H+ लेने वाला हो बस। तो होगा क्या, ये H+ तो यहाँ से गायब ही हो गया, तीनों में से किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल बचा अब ऐसा, कार्बन पे माइनस, क्योंकि अभी जिस कार्बन का 4 बॉन्ड था 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन 4 थे अपना, 1 2 3 4, अब बॉन्ड 3 बचा लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो अब सोचो कि अब जब इस कार्बन पे माइनस आया तो कार्बन पर माइनस आने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और कम हो गया ना। यहाँ कार्बन पे कोई चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो था तो था, लेकिन अब माइनस आया तो और भी कम हो गया। तो इस केस में जो है क्लोरीन तो और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मतलब तुम ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति तुम्हें धमका रहा है कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। यदि व्यक्ति देख रहा है कि तो खुदे कंजड़ है, इसके पास खुद पैसा नहीं है, कोई तरह से जी खा रहा है, तो तुमको ज़्यादा देर तक नहीं धमकाएगा, ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं करेगा। लेकिन 2-4 बार तुमको धमकी दिया कि हमको पैसा दो, रंगदारी मांग रहा है, मान लो ऐसे करके धमका रहा है कोई, अब फिर 2-4 दिन के बाद देख रहा है कि तुम एकदम नया नया मोटरसाइकिल से घूम रहे हो, नया नया कपड़ा पहन के घूम रहे हो, नया नया कार ले लिए हो, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है तुमसे हड़पने और धमकाने का काम और बढ़ाएगा कि घटा देगा? ऑब्वियसली बढ़ाएगा। अब और परेशान करेगा कि अरे ये तो हम शुरू में केवल मांग रहे थे थोड़ा थोड़ा, अब तो देखने और ज़्यादा रईस है, तो वो और ज़्यादा तुमसे लेगा। यदि तुमसे ताकतवर है तो, यदि तुमसे ज़्यादा पावरफुल है तो वैसे यहाँ है कि क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा पावरफुल है, पहले से धमका रहा था कि अपना इलेक्ट्रॉन दो, अपना इलेक्ट्रॉन दो, अपना दो, तब तक कार्बन तेज बन करके हाइड्रोजन का ले लिया। तो यहाँ तो चलो क्लोरीन फिर भी बर्दाश्त कर ले रहा था कि बेचारा सारा बॉन्ड बना ही लिया है, तो देखते हैं कोशिश करके धमका के 2-4 रोज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। तब तक कार्बन का किया कि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, और कार्बन जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आ गया माइनस। अभी तीनों का नज़र लग जाएगा और कि यहाँ तो चलो कोई चार्ज नहीं था, सारा बॉन्ड बना रहा था, अब तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है जो बता रहा है कि इसके पास कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो अब तो नहीं मानेगा, अब तो इलेक्ट्रॉन लेगा पूरा। तो लेगा तो क्या होगा, कोई भी जो 3 बॉन्ड देख रहे हो इसमें से एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन लेकर के चला जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इस Cl 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बाहर हो जाएगा Cl माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। और यही वह स्पीसीज है जो रीमर टीमन रिएक्शन के दरमियान बनता है और इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो कार्बिन है क्या, कार्बिन का जनरेशन कैसे होगा, ये 2 चीज़ें हमने कर ली। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन और स्टेबिलिटी पे। क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स। क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन।
डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स। तो मोटा मोटी कार्बन के बारे में जो हम लोग जान रहे हैं कि दो बॉन्ड मोनोवैलेंट एटम से जुड़ेगा किसी से और दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉनों का कहानी तो कुछ अजीब ही है। हाँ, इन दो इलेक्ट्रॉनों का कहानी कुछ अजीब है। टू इलेक्ट्रॉन्स, पहला कहानी है कि ये सेम ऑर्बिटल में हो सकते हैं और दूसरा कहानी है कि ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं। दोनों बात है। चूँकि कार्बन का जो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p2 ऐसे करके है। तो यहाँ से दो केस आ सकता है ऐसा, पहला केस। और दूसरा केस की यदि एक्साइटेशन करें तो एक्साइटेशन करने से 2s में 1 और 2p में 3 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा। यहाँ से सबको मिलाओगे पूरा तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2 ऐसा, और यहाँ से बस ही दो को मिलाओगे तो इन दो को मिलाने से हाइब्रिडाइजेशन इज sp। मतलब दो अनपेयर तो हमें चाहिए, अनपेयर हमको दो ही चाहिए क्योंकि कार्बन तो दो ही बॉन्ड बना रहा है ना, दो बॉन्ड बना रहा है तो टोटल दो ही अनपेयर चाहिए। तो दो अनपेयर यहाँ भी हमें दिख रहा है, यहाँ तो 4 है, लेकिन हम लोग को दो चाहिए तो दो ही मिलाएंगे। तो यदि आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के बाद इंटरमिक्सिंग करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, लेकिन यदि जितना अनपेयर है उसी के आधार पे चलोगे तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2। तो मतलब कि यहाँ ये जो बॉन्ड बनने वाले हैं sp2 के आधार पे, तो फिर तो ये ऐसा बन जाएगा कि कार्बन एक बॉन्ड m का इधर, एक बॉन्ड m का इधर, और एक ऑर्बिटल में है लोन पेयर ऐसा, और बाकी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है 2pz वाला दिस वन। लेकिन यहाँ sp के आधार पे लेकर के चलोगे तो कार्बन एक बॉन्ड m का इधर, एक बॉन्ड m का इधर, और ये जो दो अनपेयर देख रहे हो दो अलग अलग p ऑर्बिटल्स में है ऐसा, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से है। एंगल की बात करेंगे यदि हम लोग तो एंगल शुड बी अप्रॉक्स 120, होगा तो नहीं, लोन पेयर के चलते थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग 120 लिखें, और यहाँ तो एकदम स्ट्रेट सा है 180 होगा। तो जब कार्बिन में कार्बन के जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वे दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में हो, इस तरह से हो सेम ऑर्बिटल में, तो वैसे कार्बिन को कहा जाता है सिंगलेट कार्बिन। वैसे कार्बिन को क्या कहा जाता है? सिंगलेट कार्बिन। और यदि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में हो, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो, तो वे कहलाते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ऐसा सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहते हैं? तो याद करो क्लास 11th होन्स रूल में हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़े थे 2s+1। तो यहाँ तुम s का वैल्यू निकालोगे इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो चूंकि ये एक ही ऑर्बिटल में ना पेयर्ड है इस तरह से, हम लोग जानते हैं ऊपर वाले का +1/2 होता है, नीचे वाले का -1/2, तो s ओवरऑल हो जाएगा 0, दोनों जोड़ोगे तो 2s+1 आ जाएगा, 2 × 0 +1 1, और एक आया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिंगलेट। लेकिन यहाँ ये दोनों अलग अलग हैं, तो 1/2 यहाँ भी होगा, 1/2 यहाँ भी होगा, सेम ही स्पिन से होंगे। होन्स रूल जो कहता है कि अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वे सेम स्पिन में होंगे पहले, ऐसा। तो +1/2 लो चाहे -1/2 सेम ही होगा। तो यहाँ टोटल एस निकालोगे तो जोड़ दो, +1/2 +1/2 तो आ जाएगा 1, और यहाँ से 2s+1 हो जाएगा, 2 × 1 + 1 3, तो 3 आ रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आया ट्रिपलेट, यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आया सिंगलेट। दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। होन्स रूल में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़े हम लोग, ऐसा। तो वहाँ हम लोग ये भी पढ़े हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितना ज़्यादा हो वह सिस्टम उतना अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि उसका एनर्जी उतना ही क्या होता है? कम। उसका एनर्जी उतना ही कम होता है। इसका मतलब हुआ कि ट्रिपलेट कार्बिन का जो स्टेबिलिटी होगा वह सिंगलेट कार्बिन से ज़्यादा होगा।
रीजन कि ट्रिपलेट कार्बिन में वे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में है, रिपल्सन उनके बीच नहीं होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, मतलब पूरा का पूरा हुंस रूल यहाँ लगने वाला है। जबकि ये जो सिंगलेट कार्बिन है इसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, और चूंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कम है तो हुंस रूल तो बोलता है कि ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला अधिक स्टेबल होता है। और दूसरा वजह ये भी कि यहाँ एंगल 120 के आसपास है, यहाँ 180, तो एंगल ज़्यादा है, ग्रुप दूर रहेंगे, रिपल्सन कम, और स्टेरिक रिपल्सन भी कम होगा, वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कम होगा। दोनों चूंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ना के बराबर, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर है, एकदम अपोजिट है 180, तो स्टेरिक रिपल्सन भी ना के बराबर। यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी ज़्यादा होगा और स्टेरिक रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। स्टेरिक रिपल्सन मतलब एक ग्रुप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन या इन दोनों ग्रुप के बीच का रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मतलब एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच का रिपल्सन। तो इन दो वजह के चलते स्टेरिक रिपल्सन एज वेल एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, दोनों के वजह से सिंगलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल वाइल ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। हाइब्रिडेशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिए, सब कुछ हो गया इसमें। तो इस तरह से कार्बिन का टॉपिक समाप्त हुआ। इतना ही था, इसमें कुछ खास है नहीं, एग्जाम में बहुत भी आएगा। तो कितने तरह का कार्बिन है, हाइब्रिडेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और स्टेबिलिटी क्या है, सिंगलेट ट्रिपलेट में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, इतना तो कर लोगे इस चीज़ को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और भी जो इंटरमीडिएट्स बचे हुए हैं वहाँ से चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।